बच्चों, आज हम एक नया निबंध शुरू करेंगे, नया लेख शुरू करेंगे, जिसके रचनाकार हैं शरद जोशी। ये एक निबंधकार हैं और उपन्यास भी लिखे हैं। और पहले इन्होंने कहानियाँ लिखी थी और बाद में ये व्यंग्यात्मक लेख लिखने लगे। व्यंग्यात्मक का अर्थ है उपहासात्मक, उपहास करना, उपहासात्मक निबंध लिखने लगे, लेख लिखने लगे। यही शरद जोशी, जिनका जन्म है 21 मई 1931 को हुआ था। कहाँ? उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में उनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने पहले सरकारी ये नौकरी में थे, तो बाद में ये लेखन को अपना आजीविका यानी रोजी रोटी कमाने का इसी रूप में अपना ये व्यवस्था उन्होंने की। तो प्रारंभिक समय में इन्होंने कहानी लिखते थे, तो बाद में व्यंग्यात्मक शैली में निबंध लिखने लगे। तो प्रस्तुत निबंध तुम कब जाओगे अतिथि, तुम कब जाओगे अतिथि, इसके बारे में उन्होंने लिखे हैं। इनकी रचनाओं में मुख्य हैं लिखी बहाने, जीप पर सवार एलियाँ, परिक्रमा, रहा किनारे बैठ। ये सब उनकी मुख्य रचनाएं हैं। तो ये सब उनकी रचनाओं में उनकी भाषा अत्यंत सरल है और मुहावरे का भी उन्होंने प्रयोग किया है और हास्य परिहास की शैली में उन्होंने अपने निबंध लेख लिखे हैं। किसी भी एक सामाजिक जो गंभीर विषय को उन्होंने अत्यंत रोचकता ढंग से अभिव्यक्त करने में वो पारंगम है ना। तो प्रस्तुत निबंध तुम कब जाओगे अतिथि, ये विषय में ये बताया गया है कि तुम लोग जानते हो अतिथि देवो भव, एक श्लोक है, संस्कृत में है, अतिथि देवो भव, यानी अतिथि देवता के समान है। लेकिन जब कोई बिना बताए, बिना सूचना दिए अगर किसी के घर में, मेजबान के घर में पहुंचता है और उनको सम्मान दिया जाता है, उनकी सेवा की जाती है घर के परिवार के लोगों के द्वारा, लेकिन वह जाने का मन उसका नहीं करता है, उनकी इच्छा जाने के लिए नहीं है, तो वो रहता है। ऐसे ही एक घटना घटी है कि लेखक के घर में एक अतिथि आए बिना सूचना दिए, और लेखक और उनकी पत्नी उनकी सेवा की, उनको यथेष्ट सम्मान किया और उनको बहुत अच्छी तरह खाना भी खिलाया, सिनेमा भी दिखाया और बहुत बातें की, है ना। तो फिर भी लेखक के घर में अतिथि 4 दिन तक रहने लगे, जिसके कारण लेखक परेशान रहे। तो इसी प्रकार एक घटना घटी है। तो लेखक ये नाचार होकर, निराश होकर यही सोचते हैं कि हे अतिथि, तुम कब जाओगे, है ना। तो अतिथि जब देवता के समान है, तो वो मेजबान के घर में आते हैं, आतिथ्य ग्रहण करते हैं, फिर चले जाते हैं, क्योंकि देवता के समान में देवता कभी किसी स्थान पर अधिक समय नहीं टिकते। देवता दर्शन देते हैं और कुछ समय के बाद फिर चले जाते हैं। ऐसे ही अतिथि को करना चाहिए, इसीलिए अतिथि को देवता के समान रूप में माना गया है।
लेकिन जो अतिथि मेजबान के घर में आतिथ्य लेकर सेवा पाकर अधिक दिन टिकता है, वो मेजबान मेजबान निराश हो जाता है और वह यानी जिसको कहते हैं कि यानी मेजबान सोच नहीं सकता है कि ये क्यों नहीं जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, वो उनका आर्थिक संकट में वो आर्थिक स्थिति में संकट आ जाता है। तो इसीलिए एक घटना के बारे में इस लेख में वर्णन किया गया है। इस प्रकार लेखक संकटमय स्थिति में है और सोचते हैं कि अतिथि तुम कब जाओगे, है ना। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक 4 दिन रह चुके हैं। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन है। मुझे भारी पड़ जाता है ये 4 दिन की सेवा करने के बाद, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। तुम जाने का तुम्हारा मन नहीं करता है। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे। जो ये रॉकेट गया था चांद पर, वो भी इतने समय नहीं रुके थे तुम जितने समय तुम ये एक छोटी सी यात्रा करके मेरे घर में आए हो और रुक रहे हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके हैं। तुम अधिक समय हमारे घर में रह चुके हैं। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है। बंधुत्व हमारी बढ़ गई है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की ये बेचैनी चट्टान देख ली है। मेरी आर्थिक स्थिति क्या है तुमको मालूम है, फिर भी तुम जाने के लिए नहीं चाहते हैं। तुम नहीं चाहते हो। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हैं। हाँ, यानी खर्च तुम बढ़ा चुके हो। तुम्हारे लिए मेरा खर्च बढ़ गया है। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है, यानी अत्यधिक हो गया है। मेरी सेवा तुम्हारे लिए, क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? तुम्हारे घर तुम्हें याद नहीं करता है कि तुम्हारी घर की याद तुम्हें नहीं होती है? उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। तुम जब आए तो मेरा हृदय एक अज्ञात आशंका यानी भय से धड़क उठा, क्योंकि अतिथि आ गए हैं, मैं कैसे उनका सत्कार करूंगा, कैसी सेवा कर सकता हूँ। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप उठा। मेरे बटुआ मतलब मेरा जो खजाना, हाँ, खजाना में हलचल मच गई कि कितना आर्थिक स्थिति मेरा है, मैं कैसे इनकी सेवा कर सकता हूँ। उसके बावजूद एक फिर भी उसके स्नेह भागी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला। जब तुम हमारे घर में आए और मेरे अतिथि बनकर, तो मैंने तुम्हारा स्वागत किया और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में जो अतिथि हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग में डिनर में बदल दिया और रात को तुम्हारे लिए एक अच्छा डिनर मतलब रात्र भोजन की व्यवस्था मैंने की। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। 2 सब्जियां बनाई गई और रायते भी बनाया गया और मीठा भी दिया गया। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। ये सब जो तुम्हारी आतिथ्य के लिए मैंने तुम्हारी इस प्रकार व्यवस्था की, सेवा की। मैंने सोचा था कि तुम दूसरे दिन चले जाओगे। मेरी आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमानबाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। दूसरे दिन तुम चले जाओगे रेल में। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे। हम कहेंगे कि नहीं और एक दिन रुक जाओ, लेकिन मगर तुम नहीं
मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे, यही मेरी इच्छा थी। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपने अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे, यानी दूसरे दिन भी तुम मेरे घर में रुके रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली मतलब तुम्हारे लिए जो खर्च मुझे करना पड़ा तो ये मेरे लिए असह्य था। और पढ़ ली और प्रसन्न बने रहे, और लेकिन मैं चुपचाप तुम्हारे सामने प्रसन्न का छाप लगाते हुए रहा, जैसे कि तुमको मालूम नहीं पड़ेगा कि मैं दुखी हूँ तुम्हारे लिए। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, तो मेरी ओर से जितनी सेवा तुम्हारे लिए करनी थी मैं कर चुका था। वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर का भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की, और दूसरे दिन लंच का गरिमा प्रदान की, यानी लंच का भी मैंने ये लंच की व्यवस्था की अच्छी तरह, और रात्रि को तुम्हें सिनेमा भी दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है, दूसरे दिन ये आखिरी छोर है मेरे लिए, और अधिक सेवा करने के लिए मैं असमर्थ हूँ, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावहीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए। दूसरे दिन तुम चले जाना चाहिए। जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, यही आशा थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। दूसरे दिन पूरा हो गया। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। तो इसका मतलब कि तुम जाना नहीं चाहते। यह आघात अप्रत्याशित था। अप्रत्याशित मतलब इसे संभावना नहीं था मुझे। मैं सोच नहीं सकता था कि आप इसे कह सकते हैं। ये मेरे हृदय को एक चोट लगी। हाँ, ये मार्मिक चोट, मार्मिक माने मर्म को, हृदय को स्पर्श करने वाली चोट है कि आघात है। तुम्हारे सामीप्य की बेला एकाएक यूँ रबर की तरह खींच जाएगी। एक रबर को खींचने से वो लंबा हो जाता है, तो इसीलिए तुम्हारा रहना भी धीरे धीरे बढ़ जाता है, लंबा हो जाता है। 1 से 2 दिन, 2 दिन से 3 दिन हो गया। इसका मुझे अनुमान न था, ऐसे में कल्पना भी मैंने नहीं की थी, मैंने आशा भी नहीं की थी कि तुम 3 दिन तक भी रहे। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता। तो जब दूसरे दिन आ गया, मैंने सोचा कि अतिथि देवो भव, लेकिन अतिथि देवता के समान है, लेकिन कहीं किसी स्थिति में अतिथि देवता नहीं है। वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। मानव हो सकता है और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है, क्योंकि ये जो मेजबान को आघात देते हैं तो ये अतिथि देवता के समान नहीं हो सकते। किसी लैंड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। जब अतिथि ने कहा कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, तो लेखक ने कहा कि ठीक है, हम किसी लॉन्ड्री में दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है, तो लॉन्ड्री से कपड़ा वापस आ जाने से सफाई के बाद तो तुम चले जाओगे जल्दी, यही आशा थी। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं। जब अतिथि ने पूछा कहाँ लॉन्ड्री है, तो लेखक ने कहा कि हाँ, चलो चलते हैं लॉन्ड्री तक। मैंने कहा, और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। और औपचारिक यानी जो बाहर जाने के लिए जो पोशाक है, वो पोशाक पहनने लगा उनके साथ जाने के लिए लॉन्ड्री तक। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। यह देख कर कि मेरी पत्नी ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं। मैंने कहा कि इनके कपड़े को लॉन्ड्री पर देना है। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। उन्होंने सोच लिया कि ये अतिथि और अधिक समय रुकेंगे, अधिक दिन रुकेंगे, तो इसलिए उनकी आंखें गुस्से में आकर उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। तो उनकी आंख को देख करके
उन आँखों से जो ये थी, क्या है, गुस्सापन थी या निराशापन थी। तो ये देख कर के मैंने सोचा कि मैंने याद की कि कुछ साल पहले मैंने एक बार अकेला कहीं सैर करने के लिए के बिस्तर बांधकर प्रस्तुत हो गया था। तो उन्होंने ऐसी उनकी आँख को देखकर मैंने फिर मेरी यात्रा यानी सैर करना बंद हो गया। तो मैं अपना बिस्तर फिर खोल दिया। तो इस गुस्सापन को देखकर आज इसी गुस्सापन में उनकी आँखों से देखने लगा। पर अब जब वो ही आँखें बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है। मेरा मन छोटा हो गया कि सचमुच ये भी परेशान हैं, ये भी अनुभव करती है, मेरी पत्नी भी अनुभव करती है कि अधिक दिन ये रुकेंगे अतिथि। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिन ठहरेंगे। और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे। ये पत्नी की जो आशंका थी ये भी निर्मूल नहीं है, ये भूल नहीं है, ये निर्भुल है। तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुल कर आ गए और तुम यहीं हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटें पड़ी, चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। तो फिर तुम पोशाक पहनने लगे, धुलवाए हुए पोशाक पहनने लगे, लेकिन तुम जा नहीं रहे। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर तुम जब पहले दर्शन में, तो मेरे मन में जो ये मुस्कुराहट थी वो धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई और मेरा मुस्कुराहट नहीं है, आशंका है और भय भी है। तो ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। तो जो हंसी मजाक में हम कल तक ये कमरे में अपना समय मिलकर गुजार रहे थे, आज वह जो गुब्बारे, ठहाकों के रंगीन गुब्बारे और ये कल तक कमरे के आकाश में उड़ते थे, यानी कमरे में जब हम जोर से हंसी मजाक करके अपना समय बिता रहे थे, आज वह उड़ते नहीं है। अब वह रंगीन गुब्बारे, जो हंसी मजाक के रंगीन गुब्बारे अब दिखाई नहीं देते, मतलब फीकी पड़ गई है मेरे मन में। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोने से ठप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। और बहुत ये विषय के बारे में हमने कल चर्चा की थी और हंसी मजाक करते थे। आज वह गेंद, हंसी मजाक की उछलती हुई गेंद जो ठप्पे खा करके फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है, यानी अभी हम चुपचाप पड़े रहें, यानी चुपचाप रहते हैं, कोई बात नहीं करते। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं, तुम कुछ बात नहीं कर रहे हो, मैं भी कुछ बात नहीं कर रही। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्म पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। यानी आपस में बात भी हमारी कम हो गई है, हम बात नहीं करते हैं। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय भी चुक गया। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले मतलब स्थानांतरण, ट्रांसफ़र, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर, यानी चर्चा कर या वर्णन कर लिया और अब एक चुप्पी है। तो इसके बारे में, जिसके बारे परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदार, ये सब के बारे में कल तक हम चर्चा कर रहे थे, आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन आज क्या है? आज सब चुप्पी है। सौहार्द अब शनि सौहार्द माने जो शनि बोरियत में रूपांतरित हो रहा, मैंने नीरसता, बोरियत मतलब नीरसता, अरुचि पैदा हो गई, निराशता फैल गई मन में, भावनाएं गालियाँ का स्वरूप ग्रहण कर रही। मेरी भावना
तुम्हें गालियाँ दे रही है मेरी भावना, पर तुम्हें जा नहीं रहे। किस अदृश्य गेंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है, मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। तो कि अदृश्य गोंद से यानी को अदृश्य निमित्त यानी कारण क्या है जिसके कारण तुम यहाँ मेरे घर में चिपक रहे हैं। इसको हम परिवार, सारा परिवार हमारा समझ नहीं पा रहा है। बार बार हम यही प्रश्न उठा रहे हैं, तुम कब जाओगे। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये। तो मेरी पत्नी ने फिर पूछा कि ये अतिथि हमारे घर में कब तक टिकेंगे, कितने समय और रहेंगे। मैंने कंधे उचका दिए, यानी कंधे को फैला दिए। मतलब क्या कह सकता हूँ, जैसे यानी कुछ कहने की बात नहीं है। कुछ अवाक चकित होते समय हमारा कंधा जैसे उचका हो जाता है, तो उसी प्रकार हुआ। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। तो पत्नी ने कहा कि मैं आज खिचड़ी बना रहा हूँ। खिचड़ी मतलब एक सभी सब्जी और चावल जो भी है सब मिला करके एक बेसन एक भोजन बनाया जाता है जो थोड़ा जिसमें खर्च कम रहता है। तो कहा कि और क्या करूँ, हमारे घर में और क्या है, मैं खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ। तो मैंने कहा, समर्थन किया, हाँ बनाओ। लेखक ने समर्थन किया। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी। अतिथि को जिस तरह सेवा या सम्मान देना है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। डिनर से चले थे, डिनर बनाए थे अच्छी तरह, खिचड़ी पर आ गए और अंत में खिचड़ी में आ गए। खिचड़ी जो सबसे सस्ता भोजन है। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते, फिर लेखक सोचते हैं तो हम तुम्हें डिनर खिलाया था, अभी हम तुमको खिचड़ी बनाकर खिलाने जा रहे हैं, तो अभी तक तुम अपना जाने का मन तुम्हारा नहीं करता है और तुम्हारा बिस्तर को तुम गोलाकार का रूप नहीं देते, यानी बिस्तर को बांधते नहीं है जाने के लिए। हमें उपवास तक जाना होगा, अगर ऐसे तुम नहीं जाओगे हमको उपवास रहना पड़ेगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रही हैं। हाँ, तुम्हारा और मेरा जो संपर्क है, ये संपर्क संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। यानी मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन तुम ये नहीं जाना चाहते हैं, मुझसे हटना नहीं चाहते हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। निराश होकर, संकट में आकर यही बात व्यक्त करते हैं, यानी अपने आप को बता रहे हैं। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ दूसरों को यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों को यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। जब मैं तुम्हें सम्मान दे रहा हूँ, तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, तुमको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो अगर सभी को ऐसा अच्छा लगेगा, अगर बस ऐसे होगा तो सभी लोग दूसरों के घर में रहेंगे, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए जाते हैं कि होम को इसी कारण स्वीट होम कहा जाता है। अपना घर सबसे अपने को अच्छा लगेगा, है ना। और लोग दूसरों के होम की स्वीट होम को काटने न दौड़े। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है। शराफत मतलब भद्रता, शराफत भी कोई चीज़ होती है। और गेट आउट भी एक वाक्य है। भद्रता की सीमा अगर पार हो जाएगी तो कोई ना कोई उसको ये बोलना पड़ेगा गेट आउट, यानी भद्दा लगेगा जो वाक्य कहना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा अतिथि को, जो बोला जा सकता है कि तुम चले जाओ। अपने खराटे से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वो तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वां सूर्य की परिचित किरण होगी। आज चौथा दिन खत्म होने जा रहा है
और आज के रात में तुम्हारी जो तुम सोओगे तुम्हारा खराटे हमको सुनना पड़ेगा। और इसके बाद जब कल सुबह सुबह होगी तो तुम्हारा 5वां दिन हो जाएगा, सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्वक निर्णय ले लोगे। मैं आशा करता हूँ कल तुम सुबह जब सूर्य की किरणें तुम्हारे शयन कक्ष में आकर पड़ेगी तो तुमको पता चलेगा और तुम सम्मानपूर्वक जाने के लिए तैयार हो जाओगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। हाँ, वो अंतिम सुबह होगी। ये 5वां प्रभात होगा मेरे सहनशीलता की, यानी मैं सह सकता हूँ तुम्हारी सेवा करने के लिए, तुम्हारे सम्मान के लिए। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा। जब कल सुबह तुम नहीं जाओगे वापस, मैं स्टैंड नहीं करूँगा। मैं यानी मेरी रहने का यानी सहनशीलता का अंतिम समय हो जाएगा और लड़खड़ा जाऊँगा, मैं विचलित हो जाऊँगा, मैं क्या करूँ, हाँ, इसे निराश हो जाऊँगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ, मैं देवता नहीं। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। तुम अतिथि हो, देवता के समान हो, लेकिन मैं मनुष्य हूँ। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। जब कोई देवता किसी मनुष्य के दर्शन में आते हैं तो अधिक समय नहीं रहते, है ना। तो उसी प्रकार देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि। इसी से तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। हम तुमको अतिथि मानकर रहेंगे। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। हाँ, तो हे अतिथि, तो ये अंतिम आशा है मेरी सहनशीलता की, हाँ, कि तुम जाओ, जल्दी जाओ, तुम लौट जाओ। अब तुम कब जाओगे अतिथि, यही आशा करता हूँ। और फिर यही संदेह मेरे मन में है कि तुम कब जाओगे। यही, हाँ, ये जो निराश और संकट का समय, ये संक्रमण का दौर है, ये मेरे लिए अधिक सहनशीलता की सीमा को पार कर जाता है कि हे अतिथि, तो मैं आशा करता हूँ तुम जल्दी चले जाओ, है ना। तो इस प्रकार ये जो अतिथि के बारे में बताया गया, तो सचमुच अतिथि देवता के समान होना चाहिए। लेकिन अतिथि की सेवा लेखक और उनकी धर्मपत्नी दोनों ने की। अच्छा खाना बना कर खिलाया, सिनेमा दिखाया और इधर उधर की खूब बात भी की, स्मृतियों को ताज़ा किया, हाँ, और कपड़े लॉन्ड्री में धुलवाया। तो फिर अतिथि जाने का मन नहीं करता है, जाने का नाम नहीं ले रहे, तो मेजबान या अतिथि की चिंता, ये लेखक की चिंता बढ़ जाती है ना। हर पल वो सोचने लगते हैं कि हे अतिथि तुम कब जाओगे, है ना। तो यहाँ जो दूसरे और भी बताया गया कि दूसरों के रहना, दूसरों के घर में कोई एक आकर रहना उनको अच्छा लगता है, क्योंकि उनको सेवा मिलती है और आवाभगत भी अच्छी होती है। और यह सब करने वाले को जो सेवा करते हैं, सम्मान देते हैं, उनकी जो हालत होती है उस पर अतिथि को ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो नहीं देते हैं वो अतिथि नहीं है, क्योंकि अपना घर सबसे अच्छा है, ये पाठ पढ़ाया जाता है। यदि हम अपने घर को स्वीट होम नहीं कहेंगे तो लोग सब जगह अतिथि बनकर रहेंगे और दूसरों का घर निवास स्थल हो जाएगा, है ना। अतिथि देवता की तरह माना जाता है। लेकिन किसी घर में अनधिकार प्रवेश कर ले और जाने का मन नहीं करता है तो वो अतिथि नहीं है ना। यदि वह विशेष उद्देश्य से किसके यहाँ रहने लगा तो मेजबान के व्यवहार में बदल जाएगा, तो इसीलिए अतिथि देवता नहीं रह जाता। मेजबान की मजबूर होकर उनको कहना पड़ता है कि तुम कब जाओगे अतिथि, यानी निराशा होकर ये
आशंका में रहकर, भयभीत होकर वो सोचने लगेगा कि हे अतिथि तुम कब जाओगे, है ना। तो इस प्रकार ये व्यंग्यात्मक निबंध का अंत हुआ। तो इसमें ही पता चला कि अतिथि को अधिक दिन नहीं टिकना चाहिए, है ना।